जैसे ही उसके बाद आप सबको मौका मिलेगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि सबको वन बाय वन करके आंसर करूं। तो सबसे पहले अगेन मैं रिवाइज करूंगा कि हमने इससे पहले लास्ट जो हमारे 3 सेशन थे उसमें हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ओके जी, ये एडमिट ऑल। अच्छा, इस मार्केट में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, देखिए बाय सेल सिंपल क्या है, एक बटन है। एक बाय का है, एक सेल का है। अगर ये बटन इतने इजी होते तो शायद या यकीनन आज हर बंदा ट्रेडिंग ही कर रहा होता, इसके अलावा कोई और बिजनेस ना कर रहा होता। जो ट्रेडिंग है ये एक फिलॉसफी है, ये इतनी इजी नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। अब मेन इशू कहाँ पे आता है, हम चूंकि रिटेल ट्रेडर्स हैं, आपको पता होगा कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। लाइक इसके आगे क्रिप्टो भी कुछ नहीं है, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इससे आगे कुछ नहीं है। उसकी रीजन ये है कि वो मार्केट है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लाइक आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा कि जी जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 7 to 9 ट्रिलियन डॉलर की क्या होती है, ट्रेड होती है। काइंडली अपना माइक म्यूट पे रखें हमारे साहब। अब जब ये इतनी बड़ी मार्केट है, और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें कि ओवरऑल इसका मार्केट का साइज क्या है, वो है अराउंड 3.5 क्वाड ट्रिलियन। लाइक अगर आप कैलकुलेटर भी ले आए उसमें भी ये फिगर नहीं आएगी, ये इतनी बड़ी अमाउंट है या ये इतना बड़ा कैपेक्स है। तो अब इमेजिन करें कि इतनी बड़ी मार्केट में जहाँ पे एवरी सिंगल डे 7 to 9 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती हो, और हम जैसे रिटेल ट्रेडर, लाइक किसी का $50 का अकाउंट है, किसी का 100 का, किसी का 200 का, एंड सो ऑन। तो टेक्निकली अगर देखें क्या ये फिजिबल है कि हम उन लोगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं जिनकी वर्थ मिलियंस एंड बिलियंस में है। बट इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि हम ट्रेड नहीं कर सकते। हम फॉर श्योर ट्रेड कर सकते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। अब यूजली क्या होता है, एज अ रिटेल ट्रेडर हमारी कोशिश होती है कि जी आज ही मार्केट से हम कुछ ना कुछ निकाल लें, या समटाइम्स हमें ऐसे लगता है कि जी बस यही है, आज जो कमा लिया कमा लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। ये वो बिजनेस है जो ता कयामत रहना है। जब तक ये दुनिया कायम है तब तक ये इंडस्ट्री कायम है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है एज अ रिटेलर हम सबको समझने की, कि इस मार्केट में अगर एक चीज नहीं रहेगी वो है हमारे पैसे। इस चीज की अगर किसी को समझ आ गई तो उसे ट्रेडिंग की फिलोसफी की भी समझ आ जाएगी। तो एज अ रिटेल ट्रेडर हमें सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए। हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडर होना चाहिए। आप अपने लिए देखिए, कोई भी आज मैं आपको 3 स्ट्रेटजीज जो मैंने पहले डिस्कस किए हैं वो रिवाइज करूंगा, और एक चौथी अगर हमारे पास इनफ टाइम हुआ तो हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक्चुअली लॉसेस में होंगे और वो कोशिश कर रहे होंगे कुछ नया सीखने को मिल जाए। आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, आप चाहे एसएमसी कर रहे हो, चाहे आप इब्डा कर रहे हो, चाहे आप आईसीटी कर रहे हो, आप एलिटवीव यूज कर रहे हो, आप गैन का मेथड यूज कर रहे हो, कोई भी मेथड है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल काम करता है। प्रॉब्लम एज अ रिटेल ट्रेडर हमें क्या आती है कि हम कोई भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसके हम प्रॉपर रूल नहीं फॉलो करते। बेसिक रूल कोई भी स्ट्रेटजी है, बेसिक रूल ये है कि सबसे पहले आपको जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसकी समझ आनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होता है, हम एक स्ट्रेटजी तो सीख रहे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जी हर जगह पे उसे अप्लाई करें। हमें हर जगह पे सपोर्ट नजर आ रही होती है, हर जगह पे रेजिस्टेंस नजर आती है, हमें ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहे होते हैं, फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहे होते हैं, बट एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि कौन से टाइम पे कौन सी जगह पे मार्केट ने मूव देना है। उसके बाद हमें लगता है जी हमारी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। फॉर सम रीजन अगर हमारी स्ट्रेटजी काम भी करती है, हमारा जो अगेन जो सबसे बड़ा इशू होता है वो क्या होता है कि हम फिर अपना प्रॉफिट नहीं देख सकते। और ये एक रियलिटी है, ये मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। लाइक मेरी भी एक लॉन्ग जर्नी रही है। मैं पिछले 5-7 ईयर्स में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, बट उससे पहले मेरी जर्नी भी यही थी। दुनिया का कोई इंडिकेटर नहीं छोड़ा, कोई कोर्स नहीं छोड़ा, कोई स्ट्रेटजी नहीं छोड़ी।
यानी ये तो आगे जाके डिस्कशन होगी कि मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। फिलहाल मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप में से अक्सर ऐसे होंगे, एक अच्छी ट्रेड कर ले भी लेते होंगे, बट क्या होगा कि एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते होंगे। कि कोई भी आप स्ट्रेटेजी जब यूज कर रहे हैं, लीस्ट आप टारगेट किया करें कि वो आपको 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड तो दे। अब एज ए रिटेलर क्या होता है, अगर मैं अपनी ही जर्नी की बात करूं स्टार्टिंग में, कि जी मैंने एक बाय या सेल किया, एक मेरे स्पेसिफिक स्टॉप लॉस था, लेट्स सपोज 100 पिप्स का। अब क्या हुआ कि जी यहां से मैंने एंट्री ली, इससे नीचे मेरा ये स्टॉप लॉस है। अब मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा पुल बैक लिया, मैं डर गया। मुझे लगा नहीं नहीं जी ये तो मार्केट नीचे चली जाएगी, मैं यहीं पे ही एग्जिट कर लूं। मेरे हिस्से में आ गए 20-30 पिप। बाद में पता चलता है कि जी वही ट्रेड, वो एक पुल बैक था, एक स्पेसिफिक तो उसके ऊपर निकले, उसमें 100 पिप चली गई। फिर बाद में बैठ के हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि काश मैं से ये कर लेता, वो कर लेता। ये मार्केट काश से, होप एंड प्रे ट्रेडिंग से कभी भी नहीं चलती। ये एक रियल मार्केट है, ये एक एक्चुअल मार्केट है। इसके सेंटिमेंट्स हमें समझने की जरूरत है। फिर जो हमारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रॉफिट हम बड़े नहीं देख सकते, लॉसेस हम बड़े देख लेते हैं। कि फॉर इंस्टेंस हमने कोई ट्रेड ली, वो हमारी डायरेक्शन में थोड़ी सी चली, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हुई। रिटेल ट्रेडर पता कुछ नहीं है, करना क्या है, ये स्टॉप लॉस है, इसको थोड़ा सा ट्रेल कर लिया, नहीं जी हो सकता है यहाँ से चली जाए। जब वो मजीद नीचे आई, यार ये तो यहाँ से जा सकती है, यहाँ से जा सकती है, उस चक्कर में क्या होता है, एक न एक दिन आप अपना अकाउंट वॉश कर बैठते हैं। अगर आप सम रीजन अकाउंट वॉश भी नहीं कर सकते, आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। उससे क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब होती है। फिर आपको ये लगने लगता है कि जी स्मार्ट मनी हमें देख रही है। ये एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को ये बताया जाता है ना कि जी स्मार्ट मनी ने हमारे स्टॉप लॉस हिट कर दिए, वो देखें वीक रिजेक्शन है, ये स्मार्ट मनी हमें देख रही थी। आज मैं आपको एक बात, अगर आप कहते हैं मैं आपको रिटर्न में दे देता हूँ, हमें स्मार्ट मनी बिल्कुल नहीं देख रही थी। ये जस्ट एक स्पेकुलेशंस है, ये जस्ट रूमर्स है, ये ऐसा झूठ है कि मार्केट में ये इतना बताया जाता है, इतना बताया जाता है कि लोगों को यकीन आ जाता है कि नहीं रियलिटी में ऐसा हो रहा है। फिर जो दूसरी मिथ में ये बता दी जाती है कि जी जिस ब्रोकर के साथ हम काम कर रहे होते हैं वो हमारे स्टॉप हिट करते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 7 to 9 ट्रिलियन डॉलर की एवरी सिंगल डे ट्रेड होती है। अब आपका और मेरा अकाउंट मान लेते हैं $100 का, $50 का, इमेजिन कर लेते हैं $10,000 का है। माइक्रो लॉट हम यूज कर रहे हैं या 0.1 यूज कर रहे हैं या स्टैंडर्ड लॉट यूज कर रहे हैं, जहां पे $7 to 9 ट्रिलियन की ट्रांजेक्शन हो रही हो, आपको वाकई ऐसा लगता है कि जी हमारी ये जो $10 की जो लॉट थी या $20 की लॉट थी, जस्ट इसे ही मार्केट हिट करने आई है? नहीं, ये जस्ट एक मिथ है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में लिक्विडिटी कैसे काम करती है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तब तक दुनिया का कोई मेथड आपके लिए काम नहीं करेगा। आप कहेंगे ये एसएमसी भी नहीं चल रहा, आईसीटी भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने जहनों से ये निकालना है कि ऐसा कोई सीन नहीं होता कि स्मार्ट मनी आपको ट्रैप कर रही है या आपको देख रही है, वो जस्ट आपके ही स्टॉप लॉस देख रही है। वो करते हैं मिलियंस के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स, रिमेंबर। चले मैं आपको एक जस्ट छोटा सा यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में स्मार्ट मनी काम कैसे कर रही होती है। लेट्स अज्यूम ये एक जोन है। आपको पता है स्मार्ट मनी की बाइंग मिलियंस में होती है, ऐसे नहीं होती कि 0.1 की लॉट, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। एल्गोरिदम पे वो चल रहे होते हैं, उनके लाइक स्टैंडर्ड लॉट से यूज होती हैं। ये एक जोन है, यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है बाइंग में। स्मार्ट मनी क्या करती है, हमेशा स्मार्ट मनी पेंडिंग ऑर्डर्स में, हमारी तरह वो भागती मार्केट के अंदर नहीं घुसते, वो हमेशा अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं। स्मार्ट मनी फॉर एन इंस्टेंस इंटरेस्टेड है कि ये एक जोन है, यहाँ से वो 100 बिलियन की बाइंग करना चाहती है। एक साइड में हम मार्केट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ऐसे करके अज्यूम करते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही थी, रिट्रेसमेंट ले रही थी, फिर एक अप ट्रेंड था, फिर ये ऐसे करके रिट्रेस करते हुए आ रही है। अब ये उनका एक जोन है जहां पे वो इंटरेस्टेड है कि एक डिस्काउंटेड जोन है, यहां से उन्होंने 100 बिलियन की बाइंग करनी है। ये पॉइंट समझने की कोशिश करनी है। अब याद रखिएगा कि जो स्मार्ट मनी होती है कभी भी एक जगह से इकट्ठी बाइंग नहीं कर सकती।
क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही जगह पे 100 बिलियन के डॉलर एग्जीक्यूट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट एज अ रिटेल ट्रेडर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कहीं से भी बाय या सेल कर लेते होते हैं। ऐसे ही है, अगर ऐसे ही है तो आप यस लिख सकते हैं, अगर ऐसे नहीं है तो आप ऐसे कोई भी अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, और एल्स आई कंटिन्यू। आप जब मार्केट को यहाँ से बाइंग करनी है 100 मिलियन डॉलर्स की, तो मैंने आपको कहा कि ये बिग क्वांटिटी होती है, ये इकट्ठी कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। अब 100 मिलियंस की बाइंग करने के लिए इट मींस कि उन्हें 100 मिलियन डॉलर्स के सेलर्स भी चाहिए जो कि विलिंग हो इस प्राइसेस पे। जब तक वो विलिंग नहीं होंगे तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो लेट्स अज्यूम मार्केट इस लेवल पे आती है, यहाँ पे एक पार्टी है सेलर्स की, वो 30 मिलियन में इंटरेस्टेड है, कि उन्होंने 30 मिलियन के यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिए। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में मैच होते हैं, मार्केट के अंदर एक मोमेंटम आता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई ना कोई सेलर बैठा होता है, सेलर्स और बायर के जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस जब आपस में अलाइन होते हैं, जिसके कॉन्ट्रैक्ट हैवी होते हैं, फिर मार्केट ने मूव किया। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आती है, उसका दोबारा मार्केट नीचे आती है, अगेन 50 मिलियन की बाइंग हो जाती है। जैसे ही ये ऑर्डर मैच होता है, यहाँ पे कुछ सेलर उन्हें मिलता है इस स्पेसिफिक जोन के अंदर, तो मार्केट के अंदर अगेन एक मोमेंटम आता है। अब रिमेनिंग कितने रह गए? ये 80 मिलियन ऑलरेडी हो गए, पीछे रह गए 20 मिलियन के डॉलर, 20 मिलियन डॉलर के ऑर्डर। अब वो 20 मिलियन डॉलर इनके ऑर्डर ये हमेशा पेंडिंग रहेंगे जब तक इस प्राइसेस पे कोई विलिंग नहीं होगा, कोई सेलर विलिंग नहीं होगा, विलिंग टू सेल इज ऑर्डर्स, तो ये लोग बाय नहीं कर सकते। फॉर सम रीजन मार्केट अगेन ऐसे रिट्रेस करती है। जैसे ही जोन में आपकी बार क्या होता है कि पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाती है, हमें एक और मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये इट सेल्फ जो है एक फुटप्रिंट होती है, मार्केट छोड़ के जा रही होती है कि ये एक स्पेसिफिक जोन है जहां पे स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, आपको पता है मार्केट लिक्विडिटी पे चलती है। लिक्विडिटी आसान अल्फाज में ये है कि जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जहां पे कोई भी बंदा इजीली किसी भी टाइम पे बाय या सेल कर सके, इसे लिक्विडिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगी, क्या यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है? ऑफ कोर्स नहीं है अवेलेबल लिक्विडिटी, क्योंकि ये सारे ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो गए। तो मार्केट क्या करेगी? नेक्स्ट टाइम आएगी, एक वीक लगाएगी, नेक्स्ट अपने जोन पे जाएगी कि नेक्स्ट उनके पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे है, उस एरिया तक जाएगी। अगर वहां पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो मजीद नीचे जाएगी, अगर वहां पे पेंडिंग ऑर्डर हो गए तो सेम यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब एज अ रिटेल ट्रेडर हमने कोशिश करनी होती है कि हमने स्मार्ट मनी के जो फुटप्रिंट्स हैं, इन्हें हमने ढूंढना होता है। अब हम ढूंढ भी लेते हैं। सॉरी, किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं तो काइंडली जो भी भाई साहब है अपना माइक आप म्यूट पे कर लें ताकि इंटरप्शन ना हो। हाउएवर, अभी जो मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि आपके दिमाग से ये बात हमेशा के लिए निकल जाए कि स्मार्ट मनी आपके ऑर्डर्स को हिट नहीं करती, आपके स्टॉप लॉसेस को हिट नहीं करती। ये हम लोग खुद ही होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने एक्चुअल में बाइंग या सेलिंग करनी कहाँ से है। जिस दिन हमें इस चीज की समझ आ जाएगी, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। और जो स्ट्रेटजीज मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये तो लाइक मैं पूरे कोर्स की बात ही नहीं कर रहा, जस्ट आपको। यस प्लीज प्लीज, किसी ने हैंड रेस किया है वो क्वेश्चन कर सकता है। जिन्होंने हैंड रेस किया है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अरे भाई अब जवाब काइंडली अपने माइक म्यूट रखें, अननेसेसरी बातें ना करें। जब ये मैं आपको समझा लूंगा, पढ़ा लूंगा, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो चले जी, आज हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर का बेसिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि इस पे शायद मंथ्स लग जाए। हाउएवर, क्योंकि हमने मेरा हमारा टॉपिक तो आज क्या है कि हमने उन स्ट्रेटजीज का यूज कैसे करना है, बट उन स्ट्रेटजीज को यूज करने से पहले जस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता कैसे है और इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। फिर उस स्ट्रक्चर की बेस पे वो ऐसे कौन से एविडेंस होते हैं, उन एविडेंस को देख के हम अपनी स्ट्रेटजीज को कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम हम एक बाय का स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये एक अप ट्रेंड है। मार्केट ऐसे एक अप ट्रेंड में जा रही थी। अप ट्रेंड के बाद क्या होता है कि स्पेसिफिक पॉइंट से मार्केट रिट्रेस करना शुरू कर देती है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है टू कैंडल रिट्रेसमेंट, एक होती है सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट, और एक होती है इनसाइड बार्स रिट्रेसमेंट। तो आज जस्ट मैं आपसे सिर्फ टू कैंडल रिट्रेसमेंट का ही जिक्र करूंगा, और else ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं कि ये जब इम्पल्स चल रही थी, उसके बाद जब फर्स्ट रेड कैंडल आएगी, रिमेंबर जब फर्स्ट रेड कैंडल आएगी तो आपने हमेशा अलर्ट हो जाना है। अब रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया यही है कि जैसे आपका फर्स्ट रेड कैंडल आ जाती है तो वेरी नेक्स्ट कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम मान लेते हैं कि हमारी रिट्रेसमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गई है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी, हमारे पास एक फर्स्ट रेड कैंडल आई। जैसे ही वो रेड कैंडल आई तो उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर दे, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि जी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। जब ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक स्विंग हाई आ जाता है। स्विंग हाई हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि इस इंपल्स के बाद जो पहली रेड कैंडल लगी है, इन दो कैंडल्स के बीच में जिसका पॉइंट हाई होगा इंक्लूडिंग वीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्विंग हाई। अब इस केस पे देखें, ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद ये रेड कैंडल आई है, उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल ने रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल किया है, तो अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट आ गया ये, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये स्विंग हाई। जब तक इसके ऊपर एक सिंगल कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं होगी, तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक हमारी रिट्रेसमेंट एंड नहीं होगी। हमें कब पता चलेगा कि जी हमारी रिट्रेसमेंट अब एंड हो गई है? सिंपल सा यही रूल है कि कोई भी कैंडल इस स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे तो हम मान लेते होते हैं कि जी अब हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम जस्ट ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, मार्केट फर्दर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाती है। लाइक कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, कोई फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी, वहां तक जाती है मार्केट। उसके बाद मार्केट अगेन क्या करती है, अपनी कंटिन्यूशन रखती है अप ट्रेंड की तरफ, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे करके हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हमने ये पढ़ा कि हमने ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया सीखा कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया कैसे होता है। हमने फिर स्विंग हाई के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमें ये पता चला कि रिट्रेसमेंट एंड कब होती है। एंड तब होगी जब इस स्विंग हाई के ऊपर एक सिंगल कैंडल बॉडी के साथ ऊपर क्लोजिंग दे दे। वो 10 पिप्स की भी कैंडल हो बॉडी के साथ, 20 पिप्स की हो, 2 पिप्स की हो, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज कि बॉडी इस स्विंग हाई से ऊपर हो। जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आसान अल्फाज में हम क्या कहते हैं कि जी हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारे पास कुछ की एरियाज आ जाते हैं जो कि ज्यादातर रिटेलर्स को पता नहीं होता कि वो हमने मार्क कैसे करना है। जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो कुछ स्पेसिफिक जोन होते हैं जिन्हें हमने स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करना होता है, और उन्हीं एरिया से ही हमने बाय या सेलिंग ढूंढनी होती है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया,
अब हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा लेवल 1 हो जाएगा, ये हमारे पास स्विंग लो हो गया, ये हमारे पास कंफर्म लो हो गया, ये हमारा लेवल 2 हो गया। अब जब हमारे पास नेक्स्ट रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, सेम वही क्राइटेरिया होगा, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, सिंगल कैंडल या बार इनसाइड बार। तो आज हमने जस्ट सिंपल डिस्कशन किया 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कवर करूंगा कि बाकी जो रिट्रेसमेंट के क्राइटेरियाज हैं वो भी आपको सिखाए जाएं। अब जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमारे पास 2 जोन आ जाते हैं, रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहला जो हमारा लेवल 1 होगा उसकी मार्किंग ये ऐसे होगी कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल जिसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है उसकी क्लोजिंग प्राइस से लेके उसके आगे, उससे आगे जो वेरी नेक्स्ट कैंडल होगी, उन दोनों कैंडलों में से जिसका भी हाईएस्ट पॉइंट होगा हम उसको ले लेंगे कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से लेके उसके आगे जिसकी भी विक ऊपर होगी या बॉडी ऊपर होगी, अगर रेड कैंडल की बॉडी ऊपर होती तो हम उसको फिर लेते। तो आप देखें रेड कैंडल की विक इससे ऊपर है तो जस्ट हमने इतना सा ये जोन मार्क कर लेना है, दैट्स इट। कि अब हम फ्यूचर में जो बाइंग करेंगे वो हमारा जस्ट एक ये छोटा सा एक स्पेसिफिक जोन है। एक हमारे पास ये जोन होगा जहां से हम बाइंग करेंगे, दूसरा हमारे पास जो जोन होगा वो ये होगा कि जो लास्ट जो लोवेस्ट रेड कैंडल क्लोजिंग होगी, जो लास्ट रेड कैंडल होगी जिसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, उसकी ओपनिंग प्राइस से लेके लास्ट रेड कैंडल जिसकी बॉडी सबसे नीचे क्लोज होगी उसकी ओपनिंग प्राइस से लेके उसके आगे जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वेरी नेक्स्ट कैंडल का वो लेंगे, या अगर इस रेड कैंडल की वीक इससे नीचे है तो हम रेड कैंडल की वीक ले लेंगे। अब हमने जब भी फ्यूचर में मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए आएगी या तो हम क्या करेंगे, इस जोन से बाइंग करेंगे या इस जोन से। अब अज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में भी कंटिन्यू है, ऐसे करके उसके बाद फिर हमारे रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल होता है, हमारे पास आ जाती है लेट्स सपोज सेम वैसी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ जाती है, फर्स्ट कैंडल लगी, वेरी नेक्स्ट कैंडल ने उसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दी, हमने मान लिया कि हमारे पास रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। अब जब ये रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, अगेन हमारे पास एक स्विंग हाई आ गया, ये हमारा स्विंग हाई है। तो अब अगर यहाँ पे देखें, आपने अक्सर देखा होगा 1 2 3, तो ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब नई रिट्रेसमेंट आई तो ये हमारा नया 3 बन गया। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे इस मार्केट से कि मार्केट आए हमारे इस लेवल पे, लेवल 1 पे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट क्या लेवल 1 से ही ऊपर जाएगी। तो उसके लिए काफी सारी चीजें होती हैं जो कि अगेन अनफॉर्चुनेटली हम इस कोर्स में नहीं, इस आज के इस सेशन में नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको जस्ट एक सरसरी सा बता देता हूँ कि जब मार्केट इस जोन में आएगी, हमने ये देखना है कि जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद जब हमने ये कॉन्टेक्स्ट एरिया ये जो डिफाइन किया है छोटा सा इतना सा एरिया लेवल 1 का, क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले इधर कोई फेयर वैल्यू गैप था इस एरिया में, जस्ट स्पेसिफिक जोन में। इधर या तो हम कोई फेयर वैल्यू गैप देखेंगे या हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, इन दो में से कोई भी चीज अगर हमें मिलेगी इस स्पेसिफिक जोन के अंदर, जस्ट इतना जोन है, तो हमने क्या क्या करना है, हमने जस्ट मार्केट जब इस जोन को जस्ट टैप करेगी हम यहां से बाय करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, रिमेंबर हमारे टारगेट बहुत बड़े होते हैं, हमारा टारगेट हमेशा 3 होगा, 3 की जो बॉडी होगी, अगर यहां से हम डायरेक्ट बाइंग करेंगे हमारा टारगेट क्या होगा 3। अगर इस एरिया के अंदर वो रिक्वायर्ड एविडेंस नहीं है ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से कि मार्केट अपने लेवल 2 पे आए। लेवल 2 में हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, तो मार्केट क्या करेगी, जस्ट आएगी इस जोन को टैप करेगी, उसके बाद ये सीधी बाइंग के लिए निकल जाएगी, अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी और हम हमेशा टारगेट क्या लेंगे 3 की बॉडी। इतने बड़े बड़े टारगेट होंगे, लाइक ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये वो तरीके हैं जिनसे आप ट्रेंड को एक्चुअली में ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक क्लास में सारी चीजें कवर मैं अनफॉर्चुनेटली अगेन रिपीट कर रहा हूँ नहीं कर पाऊंगा, काफी सारी चीजें हैं कि फॉर एन इंस्टेंस ऐसा भी पॉसिबल है
पहले हमने क्या कहा कि जो हमने ये जोन मार्क किया है इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई ऑर्डर ब्लॉक हो या कोई फेयर वैल्यू गैप हो इस जोन में, उसकी जस्ट टच पे हम बाय करेंगे। अगर इस लेवल में कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो मार्केट को चूंकि लिक्विडिटी चाहिए, तो मार्केट क्या करती है कि अपने उस लेवल पे आने से पहले कुछ इस तरह के काम करेगी। एक टेम्पररी सपोर्ट बनाएगी। अब हम रिटेलर्स को लगे ओहो ये तो बेहतरीन सपोर्ट है जी, यहाँ से तो मार्केट ऊपर उठ रही है। एक्चुअली में मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होती है, उसने आना अपने लेवल पे ही होता है। हम रिटेलर को हर जगह से बाई और सेल नजर आ रही होती है, मार्केट ने एक्चुअल में अपने जोन पे आना होता है जहां पे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। एक आरजी सपोर्ट बनाएगी, उसको ब्रेक करेगी, उसके बाद क्या करेगी, जस्ट आएगी इस जोन को जस्ट टेस्ट करेगी, उसके बाद ऊपर चली जाएगी। एक काम या तो ये करेगी, दूसरा काम मार्केट क्या कर सकती है कि नीचे आएगी। अब चूंकि जोन में लिक्विडिटी नहीं है, कोई रिक्वायर्ड पीडी एरिया नहीं है, तो क्या करेगी, इसको फेक आउट करेगी, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करेगी, वेरी नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर क्लोजिंग दे देगी। या एक काम करेगी कि ये इस एरिया को जस्ट स्वीप करेगी और क्लोजिंग जाके अंदर दे देगी, कुछ इस तरह के काम करेगी। तो ये लिक्विडिटी के टाइप्स हैं, ये बहुत इन डेप्थ है, जो कि एक लेक्चर या एक वीक में भी कवर नहीं हो सकते। तो चले अब मैं आ जाता हूँ अपनी स्ट्रेटजी पे जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो सीधा हम जाएंगे स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे और बताऊंगा आपको कि उस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करते हैं। जो आप में से कुछ पुराने हैं उन्हें ऑलरेडी पता है उसका यूज कैसे करते हैं। सो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि इस एरिया के अंदर हमारे पास एक रिक्वायर्ड एविडेंस पड़ा था या नहीं पड़ा था, व्हाट्स जो भी रीजन है, हमारा एक ये जोन था। अब अगर हमने यहाँ से बाय करना है, वो जो मैंने मेरी जो एक स्ट्रेटजी है उसे मैं कहता हूँ बार्स इनसाइड बार्स, बिब्स के नाम से वो मेरी स्ट्रेटजी है। तो उसका आपने यूज कैसे करना है, कुछ ऐसे करना है यूज कि जब मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए आ रही होगी कुछ ऐसे, ये इमेजिन करते हैं ये हमारा जोन है, मार्केट अब रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रही है कुछ ऐसे करके। आपने अक्सर देखो कि बड़ी बड़ी वीक रिजेक्शंस नीचे से आ रही होती हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा। हमने जस्ट वेट करना है कि मार्केट जो भी कर रही है, जैसे हमारे जोन में आ गई है, हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि कोई ऐसी कैंडल, ग्रीन कैंडल, रिमेंबर वेरी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, जो लास्ट जो दो कंसेक्टिव कैंडल्स आई हैं विक रिजेक्शन के साथ। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये मेरी कैंडल नंबर 1 है, ये मेरी कैंडल नंबर 2 है। अब मुझे ये दोनों कैंडल जो है वीक रिजेक्शन की शेप में चाहिए कि लाइक ये कैंडल नंबर 1 के अंदर वीक रिजेक्शन है, उसके बाद जो कैंडल नंबर 2 हो वो इसकी बॉडी और इस वीक के दरमियान में इस कैंडल नंबर 2 का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर आना चाहिए, कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर आना चाहिए। और अगली रिक्वायरमेंट क्या है, वेरी नेक्स्ट कैंडल इस लास्ट रेड कैंडल के ऊपर ऐसे करके क्लोजिंग दे दे। तो ये मेरी है बार्स इनसाइड बार्स की स्ट्रेटजी। आपने इसे बैक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। तो ये बेसिकली 3 कैंडल की ये स्ट्रेटजी है कि इसके अंदर मुझे टोटल 3 कैंडल्स चाहिए होती हैं। 2 कैंडल्स जो है विक रिजेक्शन के साथ, जो सेकंड कैंडल हो फर्स्ट कैंडल के अंदर उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आ रहा हो, और सेकंड कैंडल इटसेल्फ भी अगर नीचे से विक रिजेक्शन हो तो वो बहुत अच्छी हो, और ऊपर से उसकी विक रिजेक्शन जितनी कम हो उतनी बेस्ट है। और वेरी नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, एक अच्छी मोमेंटम कैंडल हो, तो हम यहां से एंट्री लेते होते हैं। स्टॉप लॉस जो है हमारा 30 पिप्स बिलो द कंफर्मेशन कैंडल या बिलो द स्विंग लो। उसके बाद हम अपनी ट्रेड को ट्रेंड की डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करते हैं। पहला टारगेट हमेशा टेक्निकली आपको 1:1 लेना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रक्चर की अच्छे से समझ आए तो आप बड़े प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अब ये जो मेरी स्ट्रेटजी है ये 1 मिनट पे भी वर्क करती है, 5 मिनट पे भी, 15 मिनट पे भी, बट मैं एडवाइस करता हूँ कि लीस्ट आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज किया करें। अच्छा, समटाइम्स अब ऐसा भी होगा इसके अंदर, आपने अक्सर गोल्ड में देखा होगा कि 1 मिनट की कैंडल वो भी 200 डॉलर, सॉरी 200 पिप्स, 300 पिप्स, 100 पिप्स की वो बन जाती है। अगर समटाइम्स ऐसी भी सिचुएशन होगी कि यहाँ से यहाँ तक कोई ऑलमोस्ट 200 पिप्स का जोन बन रहा है,
तो ये एडवाइजेबल नहीं होता कि इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें। आपको एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ कि जैसे कोई कभी ये समटाइम ये सिचुएशन आएगी, मिलेगी आपको, आपने क्या करना है कि यहाँ से जैसे आपने पीएनएल लगाना है, आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने 1:2 मार्क करना है। अब क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है ना, आपने जस्ट वेट करना है कि मार्केट दोबारा आए लीस्ट 50%, अगर तो 1:2 दे के नहीं आई, पहले वापस आ गई है, आपने यहाँ पे देखना है पीछे कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई, जस्ट फिर आपने उसके टेस्ट पे बाई करना है। स्टॉप लॉस आपका वही टेक्निकल स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आपका वही रहेगा, और टारगेट भी आपका वही रहेगा। तो चले, मैं अब इससे पहले कि मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊं, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कर सकते हैं, फिर हम चार्ट पे जाके कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? इतने छोटे से टाइम में मैंने कुछ जो कुछ भी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चार्ट पे चलेंगे और कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, क्वेश्चन ये है कि ये जो ऊपर ब्रेकर ब्लॉक आपने मार्क किया हुआ, ये आपने पूरा नहीं मार्क किया हुआ। हम भी इससे जस्ट फिक्स है। जस्ट सेकंड, लेट मी गो टू द चार्ट बैक। वेट, मुझे चार्ट पे जी जाने जी। दीजिए। जी, आप ये बताएं, आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं सब लोग? सॉरी, चार्ट करो, व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है आप सबको? जी आ रहा है। यस। ओके जी। जी, अब बताएं आपका क्वेश्चन क्या है? जी आ रहा है जी नजर। ऑल राइट जी। मैं कह रहा जिन हूँ कि ये जो आपने ब्रेकर, आपकी आवाज मुझे तक नहीं पहुंच रही, माजरत के साथ। अब आवाज आ रही है अब? जी, अब आ रही है आपकी आवाज मुझे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने ब्रेकर ब्लॉक मार्क किया हुआ है ऊपर, ये आप हम सिर्फ फिक्स ले सकते हैं या हम आप कैंडल चाहें तो ले आप सकते हैं? एक काम करें, आप एनोटेशन का टूल यूज कर लें, आप वो एरिया मार्क कर दें। सेकेंडली, यहाँ पे कोई भी ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक आपका हमेशा स्ट्रक्चर शिफ्ट पे बनता होता है। सर वो तो यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट कोई स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आई थिंक। तो यहाँ पे कोई ऐसा ब्रेकर ब्लॉक नहीं। अगर आप इस लेवल 1 की बात कर रहे हैं तो ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन लेवल 1 को लेके है। जी लेवल 1 के ही है। जी, लेवल 1 का मैंने ये कहा था कि ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ये मैंने आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया बताया। उसको तो हमने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी एक कैंडल इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम मान लेते हैं हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमारे पास दो जोन होते हैं जहां से हमने पोटेंशियल बाइंग देखने हैं, जहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से हमें मार्केट एक अच्छा रिटर्न देगी, एक अच्छा प्रॉफिट देगी। जी अब बिल्कुल। ये जो 1 का जो लेवल होता है ना, इसमें लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि जब वो एरिया की मार्किंग ठीक से कर नहीं पाते। लेवल 1 जब आपने मार्क करना है, उसकी कंडीशन सिंपल यही है कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी जिसके बाद रिट्रेसमेंट आई है, जिसके बाद क्या आई है, रिट्रेसमेंट, उसकी क्लोजिंग प्राइस से लेके जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, अगर इस ग्रीन कैंडल की वीक ऊपर है तो उसको कवर कर लेंगे, अगर रेड कैंडल की वीक ऊपर है तो हम रेड कैंडल की वीक ले लेंगे, वहां तक का ये सारा एरिया कवर कर लेंगे। ये हमारा लेवल 1 हो जाता है। फिर हमने इन्हीं एरियाज के अंदर आगे, जब मैं किसी दिन सेशन प्लान करूंगा कि वो कौन से एविडेंस हमने देखने होते हैं, इसी लेवल के अंदर हमें कोई पीडी एरिया चाहिए जो कि अलाइन कर रही हो मेरे इस जोन के अंदर। वो कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, वो कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, वो कोई मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है। अगर तो वो इन तीनों चारों पीडी एरिया में से कोई भी चीज इधर एग्जैक्ट इसी स्पेसिफिक जोन में अलाइन हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि जब मार्केट आती है जोन पे तो हम यहां से डायरेक्ट बाइंग करते हैं। अगर इस जोन के अंदर नहीं है, इससे ऊपर या नीचे है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ओके, इधर पीडी एरिया कोई नहीं है, या तो मार्केट यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट करे, कुछ ऐसे से करे, लाइक अपने लेवल पे आने से पहले एक आरजी टेम्पररी सपोर्ट बनाए, उसको ब्रेक करे, अपने एग्जैक्ट जोन पे आए, फिर हम यहाँ से बाइंग करते हैं। या दूसरा रूल हमारा ये होता है कि सर मार्केट ये यहाँ पे काइंडली जी ये बता दो कि ये मार्किंग किस टाइम फ्रेम पे करनी चाहिए।
और वेरी किस गुड टाइम क्वेश्चन। फ्रेम पे हमें इसको जो है ना पीडीआरए या जो आप बता रहे हैं मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक या वो जी, हमें किस टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहिए? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप में से कोई ना कोई एटलीस्ट मुझसे टाइम फ्रेम के हवाले से भी बात करे। देखिए, ये प्योरली मैं आपसे जो एक बात करूंगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि मार्केट में लोग क्या पढ़ा रहे हैं या क्या समझा रहे हैं। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं ना, लेट्स अज्यूम कि आज वीकेंड है, आज 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 संडे है, कल मार्केट ओपन होना है। सो एज अ ट्रेडर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने होलिस्टिक व्यू देखना है कि मंथ पे मेरे पास, मुझे हमें पता है कि मंथ के लेवलों पे मार्केट नहीं है, बट हमारे पास जोन होने चाहिए। सबसे पहले आपने मंथ के लेवल पे जाना है, मंथ के लेवल पे सेम ऐसे ही जोन एग्जैक्ट ऐसे मार्किंग करनी है। मंथ से आपने शिफ्ट हो जाना है वीक पे, वीक पे जाके आपने एग्जैक्ट सेम यही चीज रिपीट करनी है। वीक के बाद आपने आना डे पे, डे के बाद आपने आना H4 पे, और लास्ट H1। इससे नीचे नहीं। इससे नीचे प्राइस एक्शन बहुत चॉपी होता है, बहुत क्लमजी होता है। मार्केट आपके बार बार स्ट्रक्चर शिफ्ट ऊपर को नीचे को कर रही होती है। तो आपने जो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है ना, लीस्ट अगर फॉर एग्जाम्पल आप डेली बेसिस पे हैं, आप H4 और H1 तक रहें। डेफिनेटली हम एंट्री जो है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे लेते हैं, बट आपका जो स्ट्रक्चर है, मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि H1 से नीचे ना जाया करें कभी भी, क्योंकि उसके नीचे प्राइस एक्शन बहुत चौपी होता है। उससे ऊपर आप जितना अच्छा जाएंगे, आपकी जो ट्रेडिंग है वो और अच्छी होती जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, मिनिमम H1, इससे नीचे नहीं। अगर आपने इंट्राडे कर रहे हैं या स्कैल्पिंग भी इवन कर रहे हैं, आप आ जाए हैं मार्केट, आपने ओपन किए हैं, चार्ट ओपन किए हैं, तो आप लीस्ट आपके पास H1 के जोन होने चाहिए। फिर उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो है इंतजार, वेटिंग, जो कि अक्सर हम लोग नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। बट जो ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आप लोग मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकें, तो प्लीज इन सर वीडियोस को। काइंडली जी सर ये भी बता दीजिएगा कि हमें किस टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेके ट्रेड करनी चाहिए? सर जी मैं मार्जिन तो बड़े टाइम फ्रेम पे हो जाएगी लेकिन कंफर्मेशन जी किस टाइम फ्रेम पे करनी जी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेक्स्ट उसी पॉइंट पे ही आ रहा था कि मार्किंग की आपको समझ आ गई कि आपने 1 और 2 का एरिया कैसे मार्क करना है। यही एरियाज हैं जहां से आपने क्या देखनी है, बाइंग देखनी है, नो मैटर व्हाट। यहाँ पे एविडेंस है, ठीक है, नहीं है, नेक्स्ट लेवल का वेट करेंगे। अब एक रूल याद रख लें कि जब तक मार्केट इस प्रोटेक्टिव लो से ऊपर ऊपर है, ये जो स्विंग लो हमारे पास पड़ा है, हम सिर्फ बाय ही ढूंढेंगे। जब तक इसके नीचे 2 कंसेक्टिव कैंडल्स क्लोज नहीं हो जाती, हमारा बाइस चेंज नहीं होगा। लाइक मार्केट फॉर सम रीजंस नीचे आती है, यहाँ पे 2 कंसेक्टिव कैंडल्स इस स्विंग लो के नीचे क्लोज कर देती है बॉडी के साथ, तो हम मान लेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है अब शिफ्ट हो गया है, अब हम बायर्स नहीं, अब हम सेलर्स हैं। तो आपकी मार्किंग के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आएगी, आपकी मार्किंग भी एज इट इज ही रहेगी। यही जो 2 का जो लेवल है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक का एरिया बन जाएगा। अब हमने अगर सेल करना होगा तो इस एरिया में, वो जो हम आगे नेक्स्ट किसी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि वो कौन से ऐसे एविडेंस होंगे जो हम ढूंढेंगे, इस एरिया से ही हम सेल ढूंढेंगे। अगर इस एरिया में एविडेंस नहीं है तो हम वेट करेंगे कि ये हमने जो 1 का जो एरिया मार्क किया हुआ था हम इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा QML का जोन होगा, जिसे हम क्वासीमोडो जोन कहते हैं। अगर इस एरिया के अंदर भी वो रिक्वायर्ड एविडेंस नहीं है तो हम फिर जाएंगे डबल टॉप पे, जो हमारा टॉप का एरिया होगा, वहां से हम एंट्री ढूंढेंगे सेल की। सिंपल सा एक रूल है कि जब तक मार्केट इस 2 से, ये जो प्रोटेक्टिव लो है, इस स्विंग लो से ऊपर ऊपर है, हम बायर्स हैं। अरे मोमा दो नहीं तेन पता मैं टेबल नहीं फिर काइंडली मैं म्यूट अपने करें, बत्ती पे बेचना गैस पे प्लीज। बड़ा की करेंगे अफजल हैं साहब म्यूट करें। की करेंगे शर्म आएगी ना तो चले, आप में से किसी ने पूछा था जी, कैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्रीज को मैनेज करेंगे। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पे हमने ऐसे करना है कि एक तो मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बता दी, आपने M5 पे शिफ्ट हो जाना है, लेवल ये मार करके आपने देखना है कोई इस तरह का कोई मॉडल बने, ये एंट्री मॉड्यूल 1, जिसे हम कहते हैं बिब्स, बार्स इनसाइड बार्स की स्ट्रेटजी। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो, क्योंकि आपको पता है गोल्ड का मूव बहुत अग्रेसिव होता है, और आप देखें कि मार्केट वहां से जैसे आपने PNL लगा के देखना है, अगर वो 1:2 दे के नहीं आई, पहले ही नीचे आ गई है, तो नीचे आपने देखना है
कि यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई हो, उसके जस्ट फिर अगेन आपने टेस्ट पे बाय करना है इसे, और आपने वही टारगेट लेने हैं। एक मेथड है ये। दूसरा मेथड ये है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि जी मार्केट हमारे लेवल 1 पे आई है, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? जी जी। जी जी सर, सर, आ रही कह है। रहा ओके, हूँ। क्योंकि यस मुझे सर। मैसेज आ रहे थे कि जूम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो इस वजह से। अच्छा जी, कंटिन्यू रखते हैं कि ये हमारा एक स्पेसिफिक जोन था। लेट्स अज्यूम ये लेवल 1 था जो हमने पीछे अभी सीखा कैसे मार्क करते हैं। अब मार्केट यहाँ पे आ रही है। एक हमने बिप्स की स्ट्रेटजी पढ़ी। एक तो हमने ये सेटअप देखना है कि जब मार्केट इस जोन को टैप करेगी तो हमने कुछ इस तरह का सेटअप देख रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ ऐसा देखना है कि मार्केट नीचे जब आती है छोटे टाइम फ्रेम पे, आप अगर H1 पे कम कर रहे हैं तो आप 3 मिनट की, 1 मिनट की, 5 मिनट की कोई सी भी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट कुछ ऐसे करे छोटे टाइम फ्रेम पे आके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ 5 वेव्स बना दे, ऐसे 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 करके। 3, 4, 5 इस तरह करके 5 वेव्स बना दे, तो ये आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाता है कि जी मार्केट अब यहाँ से बाय होने लगी है। तो चले मैं इसको थोड़ा कैंडल की शेप में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी हो कि एक्चुअल में ये लगते कैसे हैं। कुछ ऐसा कर दे तो भी ठीक है, या एक सिंपल, आप सबको पता होगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल छोटे टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली ये सेल में आ रही होगी, तो आपने सिंपल 1 2 3 आपने मार्क कर लेना है। जैसे 1 2 3 कंप्लीट हो जाए, आपने यहाँ पे देख लेना है कि कोई फेयर वैल्यू गैप बन गया हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया हो, जस्ट उसके टेस्ट पे आपने यहाँ से बाय करना है। और टारगेट आपका क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था 3 की बॉडी का हमारा टारगेट होगा। तो चले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पे आपको एक्चुअल में रियल एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसी कौन सी कंफर्मेशन होती हैं। फिर उसके बाद चले वो एक जो तीसरी स्ट्रेटजी मैंने जो पढ़ाई थी RSI डाइवर्जेंस की, तो वो स्ट्रेटजी भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। प्लीज आप जो भी भाई साहब हैं काइंडली अपने माइक को म्यूट पे रखें ताकि इंटरप्शन ना हो। जी ये देखिए, आपको सबको चार्ट नजर आ रहा है गोल्ड का? जी जी। ऑलराइट। यस करेक्ट। अभी अभी हमने जस्ट रिसेंटली जो आज स्ट्रक्चर अभी जो मैंने आपको बताया था, हम H1 पे ही शिफ्ट हो जाए तो बेहतर है। ये देखें, एक सिंपल सिंपल हम स्ट्रक्चर को लेते हैं। आप ये देखें कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ऐसी है। अगर हम यहाँ से स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं तो क्या ये हमारे पास 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यहाँ पे?
क्या आप सब बता सकते हैं यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट जो भी मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे फुलफिल हो रहा है टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया? सर। तो आई नो इतना इजी नहीं होगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, गौर से देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी इसकी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। अब मैंने आपको कुछ जोन बताए थे कि उनको मार्क कैसे करना है। ये हमारे पास 1 का एरिया था, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव लो आ गया, ये स्विंग लो है हमारा, ये 2 का जोन है, ऐसे ही है। अब हम इसकी थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। हमने क्या कहा था कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग प्राइस से लेके जो भी उसके आगे वेरी नेक्स्ट कैंडल, बहुत आगे नहीं जाना, इन दो कैंडलों में से जिसका भी हाई पॉइंट होगा हम जस्ट उसको मार्क कर लेंगे। अब ये देखिए, ये एक छोटा सा पॉइंट है, आप देख देख रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा, तो या हम इधर से बाई करेंगे, या फिर जो लास्ट रेड कैंडल जो जिसकी बॉडी सबसे नीचे क्लोज है उसकी ओपनिंग प्राइस से लेके उसके आगे वेरी नेक्स्ट कैंडल, इन दोनों में से जिसका भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसको मार्क कर लेंगे, या हम यहां से क्या करेंगे, बाय करेंगे। और टारगेट मैंने आपको बताए हुए थे कि ये हमारा 1 था, ये 2 था, अब ये नेक्स्ट रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ था, ये 3 था। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहां से भी बाय करते तो हमारा पहला टारगेट क्या था, ये। अगर किसी रीजन से मार्केट नीचे आती, यहाँ पे वो रिक्वायर्ड एविडेंस ना होता, तो हम नेक्स्ट बाइंग कहाँ से करते, यहाँ से, और टारगेट क्या होता, ये 3। अच्छा, अब हम आपने पूछा जी कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम कैसे एंट्री लेंगे, तो अब इसी जोन को हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और देखते हैं। मैंने कहा था कि आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इनमें से कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर जब आपने H1 के जोन मार्क किए हों और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे उस जोन में आ रही हो, तो आपने वो ऐसे कौन से एविडेंस देखने हैं। उसमें से एक मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी बार्स इन साइड बार्स की, दूसरा आपने यहाँ पे देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट का, कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। अब आप में से जिन लोगों को पता है, लाइक अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि ये मेरे पास छोटे टाइम फ्रेम पे लास्ट रिट्रेसमेंट थी, उसके बाद ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है नीचे, और ये मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट था। अब अगर आप देखें इस हाईएस्ट पॉइंट पे मार्केट ने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो मेरे पास ये 3 जोन आ गए जहां से मैंने अब बाइंग करनी है। ये मेरे पास पड़ा है, आप लोग बताएं, अभी मैंने आप लोगों को उसमें बताया भी था कि ये कौन सा एरिया होगा। ये हमारा था क्यूएमएल का जोन, या हम इधर से अब बाई करेंगे। ये हमारा था डबल बॉटम का। अब अगर मैं क्यूएमएल का जोन देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो एविडेंस पड़ा है वो ये पड़ा है कि यहाँ पे मेरे पास एक सप्लाई पड़ी है, सॉरी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, साथ में फेयरवेल गैप पड़ा है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट इसके टच पे बाई करना है, मैंने और कोई एविडेंस नहीं देखना। और टारगेट मेरा क्या होगा, 3। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि मार्केट अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ नहीं करती, यहाँ पे कुछ ऐसा करती, लाइक ये मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी, यहाँ पे कुछ ऐसा करती कि मार्केट पहले ऊपर जाती, फिर नीचे आती, ऐसे वेव बनाती ऐसे करके, फिर रिट्रेस करती, फिर ऐसे करती। लाइक ये क्या होता है, ये वेव्स होती हैं, ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, और ये मेरी वेव 5। अब जब मेरे पास ये बन जाएगा तो ये मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है कि जी मार्केट अब दोबारा अपनी एक्चुअल डायरेक्शन में जाने लगी है। अब मेरे बाय कहाँ से करना है, ये जो लास्ट जो वेव लगी है 3 4 5, ये मेरा नया 1 2 3 बन जाता है, 1 2 3। अब मैंने सेम ऐसे जैसे मैंने आपको पहले मार्किंग करना सिखाई कि 1 का एरिया कैसे मार्क करना है, 2 का एरिया कैसे मार्क करना है। आपने जस्ट एरिया मार्क करना है, वेट करना है मार्केट आए, इसको टैप करें, इसके टेस्ट पे बाय करें, वो जो टॉप का आपका टारगेट है आपने वो लेना है। तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एक बार से ये आपको समझ में नहीं आएगी, ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि बार्स इनसाइड बार्स, कुछ हमारे पास बार्स इनसाइड बार्स वाला कुछ ऐसा सेटअप बन जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसके
जैसे वो कंप्लीट बार दिन से बार बन जाएगी, हम उसके टेस्ट पे सिंपल बल्कि डायरेक्ट बाय बाय ही करेंगे उसे। सर काइंडली ये भी बताइएगा कि लेवल 1 पे इसका एसएल क्या रखेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत जबरदस्त। चले एक सेकंड, दोबारा इस पे जाता हूँ। उतारूंगा मैं, देखने की दिक्कत। प्लीज अफजल साहब अपना माइक म्यूट रखें। अफजल साहब प्लीज म्यूट रखें। नहीं, अच्छा, ये एरिया था, ये इसे मैंने आगे एक्सटेंड इसलिए कर दिया था कि जी यहाँ से हमने रिक्वायर्ड एविडेंस देखने हैं। अच्छा, हम फॉर एग्जांपल 1 मिनट पे हमें वो एविडेंस मिला था। बैटरी लो। एक सेकंड में अफजल साहब काइंडली म्यूट करिए। केवल कर लिया, खाते नहीं उन जान। अफजल भाई बार बार बोल रहे हैं कि म्यूट कर लें। अफजल अगर आप म्यूट नहीं आई करेंगे तो थिंक उसको अनफॉर्चुनेटली आवाज नहीं जा मुझे रही ना। सर आप खुद ही मुझे म्यूट। मैंने मीटिंग से इनफैक्ट इन्हें एग्जिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई सीरियस आदमी है। मैम आप उसको बार बार बोल रहे हैं सर, फिर भी समझ नहीं आ रहा। सर उसको आवाज नहीं जा रही होगी ना। आई बस थिंक वो एक्चुअली ही इज अ नॉन सीरियस गाय। सही है। तो इसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें नॉन सीरियस लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो कि अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी। जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी सर। जी अच्छा, ये जोन था यहाँ पे मार्केट जब आई थी। तो रिमेंबर, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जिसने भी ये सवाल किया है मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इस तरह के सवाल आने चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह के सवाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये पॉइंट रह जाता, मैं बता ना पाता, भूल जाता, कुछ भी हो जाता, फॉर सो मेनी रीजन। आपने जब भी एंट्री प्लान करनी है, एंट्री से पहले देखें हमारा एक्चुअल में ये जोन था, बट इसमें आ गया इसलिए एक्सटेंड करके खुद ही ले आया हूँ। हमने ये देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट अवेलेबल पीडी अरे कहाँ पे पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पीडी अरे ये हमारा जोन था, इसमें मार्केट आई, इसने रिएक्शन दी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पीडी अरे कहाँ पे पड़ी है। हमने हमेशा उस जो नेक्स्ट पीडी अरे होगी ना, उससे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इस सूरत में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पीडी अरे इस वक्त हमारे पास, जिसे लिक्विडिटी का पता है, अगर आप देखेंगे तो इस टाइम ये सारा जोन मिटिगेटेड है, यहाँ पे कोई भी पीडी अरे, जस्ट ये एक छोटा सा जोन पड़ा हुआ है, ये वाला एरिया पड़ा हुआ है। इससे नीचे देखेंगे ये सारा मिटिगेटेड है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये एक छोटा सा जो गैप पड़ा हुआ है, और ये जो अनटेस्टेड हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा 10 पिप्स, 15 पिप्स। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें अच्छे से आती है ना, तो स्टॉप लॉस में आप कभी भी कंजूसी ना करें। क्योंकि आप जब एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपको पता होता है ना कि जी मैंने अगर यहाँ से एंट्री लेनी है, फॉर सम रीजन अगर मार्केट नीचे भी है जाती, तो कहाँ तक जा सकती है। तो आपने हमेशा स्टॉप लॉस रखना है, जो कि हमेशा टेक्निकल होता है। आप वो रखें, उस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आप खुद देखेंगे आपको रिजल्ट भी नजर आएंगे। अब हमारे पास क्या हुआ था, हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, ये हमारे पास एक क्यूएल का जोन पड़ा था, उसके आगे हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा पड़ा था। तो हमने जस्ट इसके टेस्ट पे अब एंट्री लेने, हमें और कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए। तो यहां से हम अपना पीएनएल लगाएंगे और हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में, याद रखें, ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये सब 1 मिनट पे। ऐसे ही हम 3 मिनट पे देखेंगे, उसमें अगर देखेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे हमारे पास एविडेंस बन रहा है। जिस टाइम फ्रेम पे एविडेंस बन रहा होगा, हम उस टाइम फ्रेम पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आए तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है?
इन एरियाज को आप गौर से देखें। यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है? आप लोग बताएं। ऑर्डर ब्लॉक है ये। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक तो है वो तो है, बिल्कुल एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो तो हमने ऑलरेडी एक छोटे टाइम फ्रेम पे देख ली ना, यहाँ से हमने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर ली। इसके अलावा कुछ और लाइक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? ब्रेकर ब्लॉक। वेवलाइन जो अभी आपने बताई थी। 2 कैंडल रिजेक्शन, मतलब यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लाइक आप वो भी कह सकते हैं, एक टू कैंडल रिजेक्शन भी है, एक एब्जॉर्प्शन बार भी है, जिसने काफी सारी कैंडलों को इनगल्फ कर लिया और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो आपके पास ये भी एक अच्छी कंफर्मेशन है। ठीक है, ऐसे ही आप 5 मिनट पे जाते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं ऐसा कौन सा एविडेंस था यहाँ पे जब हमारा ये जोन टैप हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो अगेन ये देखें, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। कि ये हमारे पास मार्केट सेल में थी, ये हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, उसका ये रिट्रेसमेंट थी, इसका ये ऊपर हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एरिया था। 5 मिनट पे देखें, ब्रेकर ब्लॉक के सामने हमारे पास क्या आ गया, फेयर वैल्यू गैप आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आपने इन चीजों को प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको चीजों की अच्छे से समझ आएगी। अगेन मैं मेथड सिखाता हूं आरएसआई की डाइवर्जेंस का। आप में से किस किस को आरएसआई की डाइवर्जेंस का पता है, या जिसको नहीं पता? अगर आप लोगों को नहीं पता कि आरएसआई को एक्चुअल में ट्रेड कैसे करते हैं तो आप बताएं मुझे। अगर आप लोगों को पता है तो आई थिंक कि फिर हमें वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। नहीं पता। और सही। मुझे नहीं पता। नहीं पता सर, बता दें आप काइंडली। मेरा नेट आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। जी, तो हम आरएसआई की बात कर रहे थे। आरएसआई बेसिकली एक एज अ टूल आप इसे यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करता है कि इस टाइम कौन सी पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है, आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो, और सिंपल अल्फाज में। अब आरएसआई एक्चुअल में काम कैसे करती है? आरएसआई फॉर एग्जांपल अगर प्राइसेस यूं अप ट्रेंड में चल रही हैं, ये नीचे में कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा बाय डिफॉल्ट आपके पास ये कुछ सेटिंग्स होती हैं, लाइक 30, 50, 70। जब प्राइसेस ऐसे मूव कर रही होती है तो आरएसआई भी कुछ ऐसे मूव कर रही होती है, जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं। अब एक ऐसा फेज आता है जो कि हमें आरएसआई जिसमें हेल्प आउट कर देती है कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं ये मैं आपको अप ट्रेंड की, कि जी बायर जो है ना अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो मजीद सस्टेन नहीं कर पा रहे। वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें आरएसआई की मदद से पता चलता है। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर देखें कि प्राइसेस अपने हाई एक्सटेंड कर रही है, नीचे हम एक आरएसआई की लाइन भी बना देते हैं कि आरएसआई भी कुछ ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर आरएसआई कुछ ऐसे कर रही है। अब आरएसआई अगर यहाँ पे देखें, आरएसआई नीचे को जा रही है, प्राइसेस ये ऊपर को जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ये इंडिकेशन होती है कि यहां से एक पॉसिबल पुल बैक आ सकता है, एक पॉसिबल रिवर्सल आ सकती है, एक शॉर्ट टर्म पॉज आ सकता है मार्केट के अंदर, कि आरएसआई जो है अपनी
जो स्ट्रेंथ है आरएसआई की वो ये बता रही है कि बायर्स के अंदर अब मजीद सकत नहीं है कि प्राइसेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं या मजीद इस ऊपर लेके जाएं। अब उस डाइवर्जेंस को हमने ट्रेड कैसे करना है, उसका सिंपल सा रूल है कि जब भी आप देखेंगे इस तरह की आरएसआई और प्राइसेस के अगेंस्ट में डाइवर्जेंस आ रही हो, लाइक डाइवर्जेंस भी ये कि प्राइसेस लाइक ओवरसोल्ड में हो, डाइवर्जेंस तभी काम करेगी कि प्राइस जब ओवरसोल्ड में होगी, 70 से ऊपर होगी। जब ये डाइवर्जेंस बनेगी तो हमने वहां पे देखना है कि हमारे पास कोई मोमेंटम कैंडल आए सेल साइड पे, जो कि प्रीवियस इधर एक दो जितनी भी कैंडल हो उनको इंगल्फ कर दे, या मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए नीचे को, और फिर एक आरएसआई की एक मूविंग एवरेज की एक लाइन होती है, तो आरएसआई क्या करे उस मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दे दे। बल्कि मैं आपको पहले वो मूविंग एवरेज की एक लाइन लिखा लगा के देता हूं, आपको फिर अच्छे से समझ आएगी कि एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा हूं आपको। आरएसआई अगर किसी को नहीं पता कहाँ से लगाते हैं तो आप ये इंडिकेटर्स की लिस्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली आरएसआई टाइप करेंगे, आरएसआई उस पर क्लिक करेंगे, फेवरेट में ऐड करना हो ये स्टेरिक को प्रेस करें, फेवरेट में आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आरएसआई की सेटिंग में आ जाना है। आरएसआई की सेटिंग में आके जितने भी ये ओवरबॉट ग्रेडियंट जितने भी हैं इनको अनटिक कर देना है। जस्ट आपने सिंपली लोअर बैंड, मिडिल बैंड, अपर बैंड, और ये आरएसआई की मूविंग एवरेज है ये लाइन रखनी है, और आरएसआई इटसेल्फ की लाइन रखनी है। और आपकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट वही होनी चाहिए, 70 50 30। अब आरएसआई का रूल ये, चले हम ना कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स ढूंढें। पहले तो हम ना कुछ स्ट्रक्चर के लेवल निकाल लेते हैं, वहां पे देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा कन्फ्लुएंस बना हो। अच्छा जी, पहले तो हम ये सारी ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं। अच्छा जी, आज अगर हम देखें सर गोल्ड तो जिस लेवल पे आया हुआ है, यहाँ से तो एंट्री नहीं बनती। सॉरी सर गोल्ड क्या जहाँ कुछ, पे आया हुआ है यहाँ से तो बाय नहीं बनता। यहां से आपको कुछ पिप्स तो मिल जाएंगे, उसकी रीजन है, बट आपको लंबी बाइंग यहां से नहीं मिलेगी क्योंकि अभी आपने लिक्विडिटी पड़ी नहीं हुई है। अब ये देखें ना, तो बिप्स बनाया ना। अब गौर से देखें, ये हमारे पास लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, टू कंसेक्टिव कैंडल का। ये हमारे पास वन का एरिया था, ये और नीचे ये टू का ये ऊपर तरीका है। और और ये हमारे पास ये टू का एरिया है, ऐसे ही है। जी जी सर। अब अब प्रीवियसली देखे ना यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीवियसली भी तो हमारे पास ये टू वन का एरिया पड़ा था, ये जिसकी बेस पे हमने ये एंट्री ढूंढ रहे थे, ऐसे ही है। जी जी सर। अब ये देखे ना, अब ये दो जोन्स का ना कन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको लाइक इंट्राडे के तो मिल जाएंगे, लाइक 100 150 200 पिप तो आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप यहाँ से बड़ा मूव एक्सपेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से मुश्किल होगा। क्योंकि अगर अब मार्केट को यहाँ अगर से सर अगर इससे बाय, नीचे क्लोज दे दे तो फिर तो सेल। सॉरी अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर जी, तो सेलिंग नहीं इस होगी। जी हाँ बिल्कुल, इसके नीचे अगर दो कंजेक्टिव कैंडल्स क्लोज हो जाती है बॉडी के साथ, तो हम इन्हीं एरिया से, ये जो हमारे जोन होंगे यहाँ से हम, हमारा पहला जोन ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा, या हम यहाँ से सेल ढूंढेंगे, या जो ऊपर ये क्यूएमएल का जोन यहाँ से सेल ढूंढेंगे, या ऊपर हम डबल टॉप से ढूंढेंगे सेल। ठीक है। अब ये टू का एरिया है, क्योंकि अब आप लोगों ने लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई इसलिए आपको कुछ पता नहीं है। क्योंकि आप जैसा आप सिंपल फिलहाल प्रैक्टिस करें, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है उस स्ट्रेटजी पे रहें, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, ये एक लेक्चर में ये फिनिश नहीं हो सकता। जब जब आप रिमेंबर, चले आपको एक टिप दे देता हूँ, लिक्विडिटी की एक छोटी सी एक टाइप ये भी होती है कि जब दो जोन्स का कन्फ्लुएंस एक जगह पे आ जाए ना, तो वहां से मार्केट डायरेक्ट बाय नहीं होती। जब मैं डायरेक्ट बाय की बात करूंगा, उसका ये मतलब ये नहीं होगा कि जी बाय नहीं होगा, उसका मतलब ये होगा कि यहां से जो मैं ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहां से 800 900 पिप का, ये मुझे नहीं मिलेंगे। अगर मार्केट को यहां से बाय में जाना है तो इस एरिया को इसे स्वीप करना पड़ेगा।
स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देगी, फिर नया कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, उसके बाद ये जाके बाई, उसके बाद जाके हमें ये आगे ऊपर के टारगेट मिलेंगे। ये चीज रूल हमें याद रखना है कि मतलब जब, सर ये एच H1 की कैंडल नीचे आए और क्लोजिंग ऊपर दे, इस जो जोन है इसके अंदर क्लोजिंग दे, नीचे क्लोजिंग ना दे, तो फिर हम नीचे से हाँ लाइक, M5 या M3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप फिर नीचे से लाइक, ये आपका प्रोटेक्टिव लो पड़ा है इस टाइम, ये लो स्वीप होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पे। स्वीप हो वेरी नेक्स्ट, या ये स्वीप हो के कैंडल अंदर क्लोजिंग आ जाए, फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू का कुछ ना कुछ मिला होगा, फिर आप बाई कर सकते हैं। अभी एक डायरेक्ट बाइंग यस यही थी कि इसके टच पे आप बाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ज्यादा पिप नहीं मिलेंगे। 100 पिप लगा लो, 200 लगा लो, ये टारगेट आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। ये जो 3 का जो टारगेट लेते होते हैं ना, उसके लिए इसकी मजबूरी है, इसके पास ऑप्शन नहीं है, मार्केट के पास ऑप्शन नहीं है कि यहां से ये इधर चली जाए। यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप करनी पड़ेगी, स्वीप नहीं करेगी तो यहाँ पे मार्केट को स्ट्रक्चर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्केट के पास और राइट कोई सर। चॉइस नहीं है कि दोबारा आपको ये वाला टारगेट दे, क्योंकि लिक्विडिटी की ढेर सारी टाइप्स होती है ना। जी जी सर। तो ये भी एक एक टाइप है लिक्विडिटी की। तो चले हम अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। ओके, इन सिंपल वर्ड्स में देखिए, समटाइम्स क्या होगा कि मार्केट हमेशा आपके जोन पे भी नहीं आएगी, ये भी एक रियलिटी है, समटाइम्स आएगी भी। बट मैं ये जो स्ट्रेटजी आर से डाइवर्जेंस की आपको इन जनरल में बता देता हूँ कि लाइक आप कोई भी जोन मार्क कर लेते हैं, M30 का, M15 का, अकॉर्डिंग टू यू तो एक अच्छा जोन है। उसका रूल क्या होगा? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बनी हुई है, ये देखते हैं। हाँ, ये बेहतरीन एग्जांपल है, यहाँ पे गौर से देखिएगा। प्राइसेस ऊपर जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे RSI को चेक करें, RSI नीचे आ रही है, एक बार 70 से ऊपर गया, इस बार नीचे आई है RSI। आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे RSI नीचे आई है, जी बिल्कुल सर, डाइवर्जन है। डाइवर्जेंस है। अब इस डाइवर्जेंस का रूल ये है कि या तो आप वहां पे इनगल्फिंग ढूंढे, ठीक है, या आप वहां पे अगर आपको इनगल्फिंग मिल जाती है वेल एंड गुड है। उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन, जो अच्छी कंफर्मेशन आपको देगी वो देगी मूविंग एवरेज, येलो लाइन की मूविंग एवरेज है, RSI इसके अंदर आके क्लोजिंग दे दे। तो आप अगर देखें, इस कैंडल ने आके क्लोजिंग दे दी थी, ये जो इनगल्फिंग जो आई है। दूसरा तरीका इसके अंदर ये है कि आप इस तरह करके ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। आपने देखने की कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, उसका ब्रेकआउट हो जाए नीचे को, आपने जस्ट फिर उधर ही से एंट्री लेनी है। या अगर आप देखते हैं आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, तो आपने जस्ट वेट करना है कि उधर कोई फेयर वैल्यू गैप कुछ छोड़ के उसको टेस्ट करे। स्टॉप लॉस जो RSI की जो सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगती है ना, इसमें ना आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। वो जो लास्ट, वो जो स्विंग हाई बना के आई होती है ना, उससे आपने मैक्सिमम 20 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आपने, पहला टारगेट हमेशा 1:1 ही रहेगा, क्योंकि ये ट्रेड आप देखेंगे ना, तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हैं, ये ट्रेड 1:1 ले। दूसरा टारगेट आपने लेना है कि वो जो वेव स्टार्ट हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब आपको पता होना चाहिए कि कम से कम आप यहां तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर नहीं भी ले सकते, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो 1:1 लेके निकल जाए, सिंपल। क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपके 50 60 पिप 70 पिप आ रहे हैं तो अच्छे है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। ये होते हैं लाइक, आप छोटी छोटी स्कैल्पिंग ऐसे कर सकते हैं। रूल फिर रिपीट कर देता हूँ कि RSI ओवरबॉट कंडीशन में हो, ओवरबॉट होने के बाद दोबारा वापस अंदर को आए, और यहाँ पे कोई आपको एक अच्छी मोमेंटम कैंडल मिल जाए, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मिल जाए। उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज से नीचे प्राइस आ जाए, या इधर आपके पास कोई ट्रेंड लाइन टाइप बन रही हो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, तो आप चाहें तो अग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं, यहाँ से 1:1 लेके निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा वो जो स्विंग बना के आई होगी उससे 20 पिप्स ऊपर का होगा। ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स ढूंढ लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपने आपको मैंने जो भी छोटी मोटी आपको अभी मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई है, ये जो रिट्रेसमेंट का जस्ट एक टाइप मैंने आपको बताई है, आप RSI को उसके साथ भी अलाइन कर सकते हैं। अगर उसके साथ भी आप अलाइन नहीं कर सकते, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे,
तो आपने सिंपल देखना है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें ना एंट्री आपको ना बहुत अर्ली मिल जाती है। अब देखें, ये जैसा हमारे डिस्कशन में मुझे यहाँ पे कुछ एक बहुत खूबसूरत सा सेटअप नजर बनता हुआ आ रहा है। एक सेकंड जी, मुझे पहले एक बार कंफर्मेशन ले लेने दें, चेक कर लूं पहले मैं इसे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, ये डाइवर्जेंस आप इसे मानते हैं कि नहीं, आप लोगों ने बताना है। बिल्कुल सर, ये नीचे आई है, वो ऊपर जा रहा है। वो ऊपर जा रही है प्राइस, एक बार 30 से नीचे आ गई प्राइस, हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई। अब मार्केट अंदर रह रहा है कि जी क्या सर। कर रही है, लो लगा रही है मार्केट ने, बट आरएसआई लो नहीं लगा पा रही, आरएसआई ऊपर जा रही है। सिंपल रूल अगेन, यहाँ पे देखें कोई मोमेंटम कैंडल आ जाए, बेस्ट है। उसके बाद आप देखें कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज से ऊपर जाए, ये देखें इस कैंडल में ऊपर चली गई प्राइस। ये आप देखें तो आपके एक सॉर्ट ऑफ एक चैनल भी बन रहा था। लाइक देयर आर थाउजेंड ऑफ वेज टू टेक गुड एंट्रीज। सिर्फ क्या है कि आपको इंतजार करना आना चाहिए। तो अब ये भी अपने किसी स्ट्रक्चर के लेवल से उठ रही थी, आप 1:1 लें। अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ है, आप 1:2 लें। अगर आप, जो मैंने आपको तरीका बताया है लेवल 1 लेवल 2 का, उसके लिहाज से आप एंट्री ले रहे हैं तो आप उस ट्रेड को होल्ड करें। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया कि इससे 20 पिप नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप उस ट्रेड को एंजॉय करें। तो ये प्योरली चीजें हैं, ये वो ऐसी चीजें हैं कि जो सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं, उन लॉसेस से बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें। ये चाहे मैंने आपको अलिफ बे बताई है, हालांकि जो मैं पढ़ाता हूँ अलिफ से बढ़िया तक होता है, बट उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। जस्ट ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, जब हमारी टीम ग्रुप के अंदर वो भेजती है ना, जब आपको लिख के भेजती है कि M5 M1 M3 व्हाट्सएवर जो भी टाइम कंफर्मेशन को आपको कहते हैं, तो अभी देखिए कितना सिंपल है ट्रेडिंग। हम लोगों ने आई डोंट नो क्यों इतना कम्प्लेक्स किया हुआ है कि हमें लगता है कि ये कोई दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट प्योरली कि जो आपको पढ़ाया जाता है आप उसे ईमानदारी से सीखें, उस पर प्रैक्टिस करें। ग्रुप आपके पास अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली हमें कभी लाइक नजर नहीं आता कि लोगों ने, जो मैं इतने अरसे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कि किसी ने वहां पे अपना PNL लगा के भेजा हो, किसी ने वैसे भेजा हो, या किसी ने कोई क्वेश्चन पूछो, कोई भी नहीं। सबको पक्की पकाई खीर तो चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि भाई ये भी बता दे ये खीर आपने इतनी मजेदार क्यों बनाई है। ये चलो यही कोई ना कहता कि ये खीर में जायका अच्छा नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, तो कैसे आप सीखेंगे आप बताएं। बोलने को मैं अगले 10 साल भी बोलता रहूंगा, लेकिन मेरे बोलने का फायदा तब होगा जब मुझे रिजल्ट नजर आएंगे। जो मैं आपको ये तरीका कार बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, इसके लिए आपको $1,000 नहीं चाहिए भाई। अगर आपके पास $50 भी हैं तो उससे पहले इसको प्रैक्टिस करें, अच्छा प्रैक्टिस करें। आप डमी डमी कुछ ना बनाएं। मैं फिर रिपीट करूंगा, डमी पे भी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। आप प्योरली चार्ट रीडिंग करें, चार्ट पे ही PNL करें, इधर ही बैक टेस्ट करें, आपका सारा डाटा अवेलेबल है। आप ईमानदारी से एक बार कोशिश तो करें मार्केट को समझने की, मार्केट खुद आपको पैसे देगी भाई। और दूसरा, कोशिश करें कि हर वक्त मार्केट के अंदर ना घुसे। एक टाइम फ्रेम अपने लिए बना लें कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको लगता है अकॉर्डिंग टू यू कि आपको ज्यादा सूट करता है। बस उस टाइम में बैठे, वहां पे एंट्री मिलती है वेल एंड गुड, नहीं मिलती लैपटॉप बंद करें, चिल करें, फैमिली को टाइम दें, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो करें। ये सारा दिन मार्केट के अंदर बैठे रहना जैसे कि बस तबाही फेर देनी है। तबाही क्या फेर रही होती है, अकाउंट की फेर रही होती है। तो इन चीजों को प्लीज अवॉइड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बिजनेस में आपने लॉन्ग टर्म रहना है, इसको अच्छे से सीखें। बगैर सीखे आप सरवाइव नहीं कर सकते। और कोशिश करें कि ये यूट्यूब के ये चैनल्स हैं इनको ज्वाइन ना करें। आप सिर्फ लॉसेस करेंगे। अल्लाह मियां ने आपको भी वैसी आंखें दी हैं जो मुझे दी हैं, वैसे ही आपके पास भी दिमाग है जो बाकियों के पास दिमाग है। बस इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करें। अगर आपको लगता है जो भी आप इस टाइम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं वो आपको लॉस भी दे रही है ना, उसके एनालिसिस करें। अब मैंने आपको एक छोटी सी टेक्निक स्ट्रक्चर मैपिंग की ए भी मैंने बता दी है। अगर जैसा आप इसी को ही फॉलो कर लें, और ये जो 3 टेक्निक्स मैंने आपको एंट्री के मॉड्यूल्स बताए हैं, इन्हीं को फॉलो करें। मैं आपको भी कह रहा हूं, अगर आप में से कोई एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ लॉस में हो, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे, मेरे आप ग्रुप में या हमारे एडमिन्स को मैसेज कीजिएगा।
मैं आपको जो आपने कैपिटल लूज किया होगा मैं आपको 2x रिटर्न करूंगा, ये दावा कोई भी नहीं करेगा। जो मैंने आपको जस्ट इतना सा पढ़ाया, अगर इसी को ही समझ के आप ईमानदारी से इन रूल्स को फॉलो कर ले, प्रैक्टिस करें, ये पॉसिबल, मैं मानता ही नहीं हूं कि आप प्रॉफिटेबल ना बन सके। जस्ट प्लीज इस वीडियो को अच्छे से गौर से देखिएगा, तसल्ली से, ये एक बार में सारी चीजें समझ नहीं आ रही, बार बार देखिएगा, फिर जाके आपको समझ आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो, ये ग्रुप आप लोगों के लिए, आप वहां पे क्वेश्चन करें। आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करते ही नहीं है बस। हालांकि लड़के इतने प्यार से मोहब्बत से आप लोगों के लिए लेवल भेजते हैं, अनफॉर्चुनेटली 250-300 लोगों में से जस्ट 5 लोग 6 लोग रिएक्ट करते हैं, तो इससे टीम भी डीमोटिवेट होती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये हमारा जो है ग्रुप है, ये अच्छे से ग्रो करे, एक इसमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, लोगों में अच्छी नॉलेज शेयरिंग हो, तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपनी राय का इजहार कीजिए। जो कुछ लेवल आता है उस पर प्लीज रिएक्ट कीजिए, और उसके बाद अपने स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। ये ट्रेडिंग व्यू से ही लेके शेयर करेंगे जी, हमें ये समझ आई थी, हमने इस बेस पे एंट्री ली। फिर मैं देखूंगा कि जो आपने एंट्री ली उसमें से कितने स्टॉप लॉस हिट हुए। पॉसिबल ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉस इस टीम मार्केट का हिस्सा है, क्योंकि अभी तो जस्ट मैंने आपको अलफ बे पढ़ाई है, आप तो बड़ी ये पढ़ाई नहीं है। लेकिन इसी अलफ बे में भी मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि आप 70+ से भी ज्यादा आपकी विनिंग रेट होगी, और इसके टारगेट बहुत बड़े होते हैं। तो प्लीज आप मुझे जरा पहले तो रिप्लाई कर दें कि आप मुझसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि आप ग्रुप के अंदर आप लोग एक्टिव रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जस्ट यस या नो में मुझे बता दें, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यू है, आप उसे रिगार्ड करते हैं। जी इंशाल्लाह सर। लेकिन ये सर इसमें तो रिप्लाई नहीं कर सकते, जो ग्रुप सर वो नया बना है उसमें, जिसमें हम ऐड हैं सर। वो एक्चुअली कम्युनिटी चैनल है, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट मैं एडमिन से बात करूंगा, आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो उसके अंदर जी सबको जी जी। इजाजत होती है, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, कोई टॉपिक हो किसी ने कि जी ये पढ़ा दें, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है, तो प्लीज ये आपको रिकॉर्डेड सेशन जो है आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग में फिलहाल अभी के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर कोई हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज वो वेलकम है, कि हमारा 23rd से बैच शुरू होगा। अगर आप जस्ट मैं आपको अपना कोर्स दिखा देता हूँ, उस कोर्स में हम क्या पढ़ाते हैं आप देख लीजिएगा, आपके पास टाइम है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कुछ चाहता हो कि वाकई वो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, खुद जो भी करें करना चाहते हैं, तो उसको मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन होगी कि आप एक बार इनरोल हों, आप देखें कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और वो ऐसी चीज़ें होंगी कि जो मार्केट में एग्जिस्ट, मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उसकी सिंपल रीज़न है कि ये मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अंदर दुनिया के जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो टॉप के हैं, जैसे एलिवेटेड वेव हो गई, गैन गैन की मेथोडोलॉजी हो गई, इप्डो हो गया, आईसीटी हो गई, एसएमसी होगी, प्राइस एक्शन हो गया, मैंने इन सबको कंबाइन किया है। और इसको कंबाइन करके मैंने एक अपना ही कोर्स बनाया है, और उसके अंदर मैं 10 डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाता हूँ A to Z, कि जब कोई भी मार्केट, किसी भी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप काम कर रहे होंगे, वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो, वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, वो कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, तो आप उसके अंदर इजीली अर्न कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। तो ये प्योरली आपकी लगन पे है, आपकी मेहनत पे है। अगर आप करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। 23rd से आप अपने इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और इस चीज उसके अंदर मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूँ कि जो मैं मेथड पढ़ाऊंगा और जो रूल मैं समझाऊंगा उनको फॉलो करें। अगर उनको फॉलो करके अगर आप लॉस में होंगे तो उसका हम 2x का आप क्लेम कर सकते हैं कि जी हमने आपसे पढ़ा, आपके ही रूल फॉलो किए, हमें लॉस हुआ। तो हम पूरी ईमानदारी से उसको टैकल करते हैं। तो जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं जस्ट अपने जरा कोर्स जो है आपसे जस्ट मॉड्यूल शेयर कर देता हूँ कि हम इसमें ऐसा क्या है पढ़ाते हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। उसके अलावा स्ट्रेटजी बनाना भी सिखाते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे डेवलप करते हैं, कैसे बैक टेस्ट करते हैं। अगर आप फ्यूचर में ऑटोमेशन करना चाहते हैं, कोई बोर्ड बनाना चाहते हैं,